अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद का जो सियासी माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है और उसमें जो आज जो सबसे बड़ी और स्टनिंग बात हुई वो ये हुई कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हिज़्ब इख्तिलाफ डेस्परेट हो गई है और मायूसी के आलम में चली गई है। ये अंदाज़ा असल में बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बयान से हुआ जिसमें उन्होंने ये धमकी दी स्पीकर कौमी असम्बली को कि अगर कौमी असम्बली का इजलास न बुलाया गया और उसमें एजेंडे पर न लाया गया तहरीक अदम एतमाद को तो फिर हिज़्ब इख्तिलाफ जो है ऐवान में धरना दे देगी और फिर देखेंगे कि ओआईसी का इजलास कैसे होता है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसने बिल्कुल एक सारे मंजर को बदल के रख दिया। इसकी वजूहात क्या थी? ये धमकी देने की ज़रूरत पेश क्यों आई? और क्या हिज़्ब इख्तिलाफ किसी मायूसी की कैफ़ियत में चली गई थी या उसकी वजूहात कुछ और है? ये एक ख़ालिस आइनी मामला है। तो इस आइनी मामले को सुलझाने के लिए हमने अज़ीम चौधरी साहब को दावत दी है। अज़ीम चौधरी साहब आप जानते हैं कि बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, आइन के मामलात में बड़ी गहरी दरक रखते हैं और इसके अलावा ख़ारज़ार सियासत का भी बड़ा गहरा तजुर्बा है। और उन्हें इस तरह के बहुत सारे वाक़यात न सिर्फ़ अपनी आँखों से देख रखे हैं, बल्कि कहीं-कहीं इन्हें किरदार अदा करने का भी मौका मिला है। तो जी चौधरी साहब ये क्या बिलावल भुट्टो साहब इतने यकदम क्यों डेस्परेट हो गए? नहीं होना चाहिए था। शायद उन्हें ये इत्तला मिल गई थी कि 21 तारीख को इजलास नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा ये भी मैं भी आपसे अर्ज करता हूँ। और 21 को अगर इजलास नहीं हो रहा तो इस्लामाबाद में 22, 23, 24 इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के वज़राए ख़ारजा के लिए मखसूस कर दिया गया हुआ है कौमी असम्बली का हॉल। और उस वजह से जब हॉल नहीं होगा तो ये रीज़न नहीं है कि हॉल ना हो तो इजलास नहीं हो सकता, इजलास कहीं भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये एक रीज़न सामने है। 21 तारीख को उन्होंने इजलास ना बुलाने का क्यों फैसला किया, और हुकूमत दबे लफ्जों में कहीं कहीं कह भी रही है कि हम 21 को इजलास नहीं बुला रहे, इसलिए कि वो पीर वाले दिन जो गालिबन 21 ही तारीख होगी, सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस लेकर जा रहे हैं फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आईनी हक है, कोई और नहीं कर सकता। जिसमें वो ये पूछना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि 63A के तहत जब प्राइम मिनिस्टर किसी पर शुबा कर दे या कोई शख्स जबानी तौर पर ये कह दे कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ या मैं वोट नहीं दे रहा प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का या अदम एतमाद का, तो उसको वोटिंग से कैसे बाहर रखा जा सकता है, रखा भी जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला कैसे होगा। तो इसे ज़रा सी मेरा मैं ये ख्याल ज़रा सी कथा कलामी करूँगा और ये इन्फॉर्मेशन के लिए और वज़ाहत के लिए और ख़ास तौर पे जो हम हमें जो सुनेंगे लोग उनकी वज़ाहत के लिए कि मैं ये समझता हूँ कि आइन में 63A बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई इबहाम है ही नहीं। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट में जाना बिल्कुल एक अहमकाना सी बात नज़र आती है। देखें, एक केस हुआ था आयशा गुल अलाई का, जी, और उसको इन्होंने पार्टी से निकाला था, और उसकी जो था डी-सीट कराने के लिए उस वक्त के स्पीकर को लिखा था। जी, और उसने जो अपने रिमार्क्स दिए थे उसमें ये कहा था कि उसने ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया जो आइन मना करता है, और उसकी बुनियाद पर वो डी-सीट नहीं हो सकी थी। इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-सीट नहीं किया था। ये जाना चाहते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं कि शायद इनके वो जो काबिल सीरत ज़हीरुद्दीन बाबर साहब जो आइन को आम कानून के जरिए बदलना चाहते हैं, उनका और बाकी लोग, ज़हीरुद्दीन बाबर खूब कहा आपने। वो उनका नाम ज़हीरुद्दीन बाबर सही, है। सही, वो अपने आप को डॉक्टर बाबर के आवान कहलवाते हैं, लेकिन है नाम उनका ज़हीरुद्दीन सही, बाबर। सही। वो चूंकि बहुत जीरक हैं, इसलिए मैं उनके बारे में कोई राय और तरह की रख नहीं सकता। वो ये मशवरा दे चुके हुए हैं कि जी अब हम रेफरेंस में चलें। इसमें दो चीजें हैं, रेफरेंस में जाके इनको 2-4 दिन मिल जाएंगे, और दूसरा ये कि तबीयत साफ हो जाएगी। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की जब रूलिंग आ जाएगी, इंटरप्रिटेशन आ जाएगी, तो फिर सारी जिंदगी ता क़यामत उससे कोई इनहराफ नहीं कर सकेगा। जी, बहुत अच्छा होगा, हमें भी तसल्ली हो जाएगी, और इनको तो खैर हो ही जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में ये 21 तारीख को जमा कराएंगे, 21 तारीख को नोटिस होगा, नोटिस के बाद 22, 23, 24 इस्लामाबाद में छुट्टी है, सुप्रीम कोर्ट भी बंद है, हाई कोर्ट भी बंद है। तो 25 तारीख को होगी।
अब बिल्कुल 25 को हेयरिंग पूरी हो जाए, 26 को हो जाए, 27 को हो जाए, तो ये इंतजार करेंगे कि वो हेयरिंग पूरी हो जाए, और वजह ये देंगे कि चूंकि ये मामला अदम एतमाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, इसलिए इजलास नहीं बुला रहे, और उसके लिए ये सहारा लेंगे आइन की दफा 254 का, सही। जो ये कहती है कि अगर कोई काम किसी खास मुद्दत में, वक्त में होना हो और ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर हो नहीं सकता, या उसका होना गैर कानूनी हो गया या गैर आईनी हो गया। वो 254 का सहारा लेके इस इजलास को डिले करेंगे। और एक बात ये भी सुनने में आई थी कि शायद इजलास तो 30-40 दिन के लिए डिले हो सकता है। हम्म। इजलास बुलाना कंपलसरी है 14 दिन में। सही। अब उस पे वो ये कह रहे हैं कि जी 14 दिन में बुलाना जरूरी है, 14 दिन में होना जरूरी नहीं है। ये हम्म। एक नई इंटरप्रिटेशन आई है। यानी इसके बुलाने से रोशनी मुराद भी ये है कि बुलाएं, फातिहा खानी करें और उसको मुलतवी कर दें। उसको मुलतवी कर दें, लेकिन वो ये कह रहे हैं जिस तरह जियाउल हक साहब ने कहा था कि 90 दिन में इंतखाबात जो है होंगे, और फिर गुलाम इसहाक साहब ने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात का ऐलान करना जरूरी है, हम्म। इंतखाब का होना जरूरी नहीं है। ये सही। एक बड़ी वेग सी बात है। लेकिन अब जबकि ये मामला कोर्ट में चला गया हुआ है, इसलिए इस पर तबसरा नहीं करना चाहता, सही। लेकिन बहुत वाज़ेह है कि कोर्ट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन आएंगी। कोर्ट आइन को तब्दील नहीं करेगी, वो हम्म। आइन को इंटरप्रेट करेगी। अच्छा, इस मैं हवाले से जी 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 आप बात इस कीजिए। हवाले से हुकूमत कुछ वक्त और लेना चाहती है, ताकि वो अपने मेंबरों को वापस किसी ना किसी तरह अट्रैक्ट कर सकें, हम्म। उनके घरों पे लोटे लटका सकें, ना लटका सकें, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, सही। वो अपना असर इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। अच्छा, दो सवाल, ये क्विकली, यानी एक एक जुमले में अगर दें। एक ये कि कोई ये तरीका है कि ये नाराज लोगों को वापस ले आए, कोई चांस नजर आता है? आप मुझे गाली निकालें और आप ये कहें कि मैं आपके पास आके आपको गले लगा लूं, ये कैसे मुमकिन ये है? बिल्कुल वाजे हो गई बात। दूसरा ये बताएं कि ये जो आप इजलास को लटकाना चाह रहे हैं, ये और आइन की एक दफा का हवाला लेके लटकाना चाह रहे हैं, इसके भी कोई इम्प्लीकेशंस होंगे? देखिए ना, इसका नुकसान इनको होगा। मेरा ये ख्याल है कि चूंकि जब इनके लोग वापस नहीं आएंगे, जो नहीं आते नजर आ रहे, वो इधर उधर हो गए हैं, वो चले जी गए हैं जहाँ कहीं भी उन्होंने जी जाना था, उसकी रोशनी में आसानी हो जाएगी उन लोगों के लिए जो इनके इत्तेहादी हैं, कि ये ना हमसे राब्ता कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना बात सुन रहे हैं, ना कुछ कर करा रहे हैं, वो जी। भी इनसे दूर चले जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि ये नंबर जो अदम एतमाद की तहरीक के पास होने का होगा, वो हर दिन बढ़ता चला जाएगा। तो गोया ये एक मुशीरों ने एक और गलत इनको मशवरा दे दिया और एक और दलदल में फंसा दिया है। लेकिन ना, इस जमाने में जहीरुद्दीन बाबर की जरूरत नहीं है। हम्म। इस जमाने में तो किसी अच्छे दानिश्वर वकील की जरूरत है। खालिद अनवर साहब जैसे या एस एम जफर साहब जैसे वकील की जरूरत है। हम्म। शरीफुद्दीन पीरजादा मर गए, अब अगर इनको जहीरुद्दीन बाबरी मिले हैं, तो उन्होंने तो जरदारी साहब को भी मरवाया था। एक हम्म। रेफरेंस भी उनसे उन्होंने दाखिल करवाया था जुल्फकार अली भट्टो की फांसी के बारे में, जिसका आज तक कहीं कोई जिक्र ही नहीं आया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बात तो वाज़ेह हो गई और समझ में आ गया क्या है। इन्हीं दिनों, बल्कि इससे मुत्तसिल पहले, एक और वाकया हुआ, या एक और खबर या अफवाह फैली कि जी चंद बड़ों की मुलाकात हुई है बनी गाला में। तो ये जो मुलाकात की खबर है, उसपे कहा गया कि कुछ पैगामात दिए गए हैं, कुछ दिए गए हैं, कुछ चीज वाजे हुई है, कुछ गैर वाजे हुई है। अब मेरा ख्याल है कि आपके पास इसके बारे में कोई खबर मौजूद देखिए, 2-3-4 चीजें मुख्तलिफ जरियों से बाजार में फैलाई जा रही हैं। ये हम जानते हैं कि कुछ लोग जो अखबार नवीस तो नहीं है, लेकिन अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, वो इस काम पे लगे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमानों की एक बड़ी तादाद है, अपोजिशन के पास अपने तर्जुमानों की एक बड़ी तादाद है। ये बात फैलाने की कोशिश की गई कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला कर लिया गया है, बगैर समरी के फैसला कर लिया। ये पहली दफा होगा है। ये तारीख पाकिस्तान में में उसके पहली बगैर होगी। समरी के। जी, ये पहले एक दफा देखें, जहीरुद्दीन वो प्रेस रिलीज पे अपॉइंटमेंट भी तो हो जाते हैं ना, वो एक दस्तखत से, बगैर सबरी वो के होता था जब वो। वो जब हुई थी, तो एक्सटेंशन। फिर जो हुआ था वो भी हो गया था। जी हाँ। वो अब पाकिस्तान में वैसा नहीं होने का इम्कान। जी लेकिन अगर किसी साहब को आर्मी चीफ लगाना है, यकीनन किसी ना किसी को किसी ना किसी वक्त तो लगाना ही होगा। जी जी उसका एक तरीका कार है आर्मी एक्ट के तहत। जी।
और पाकिस्तान की हुकूमत ही तैनाती करती है, और हुकूमत का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट है। अब ये इसकी तशरीह हो चुकी हुई है। तो वो जब ये हुई है कि अप्रूव कर लिया जाएगा, या समरी वापस जाएगी कि नए नाम भेजें, फिर कुछ लोगों को रिटायर होना होगा अगर जूनियर लोग सामने आ जाएंगे तो। और अभी तो नवंबर में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी लगना है, और मौजूदा आर्मी चीफ को म्याद जो बढ़ाई गई हुई है अदालती हुक्म पर, वो नवंबर तक है। अगर आप उनको सैक करना चाहते हैं तो परवेज मुशर्रफ को भी सैक किया गया था, जो हुआ था वो सबके सामने है। और अगर आप उनको नवंबर तक उस तरह रहने देना चाहते हैं, स्टे जाए कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं और यही फेक न्यूज है। इन्हीं के बारे में कोई कानून साजी होनी चाहिए, और ये दोनों तरफ से जो की जा रही हैं, इससे कौम को, मुल्क का नुकसान होगा, इससे पाकिस्तान की दिफाई जो अफवाज हैं उनका भी नुकसान होगा। ये नहीं होना चाहिए। तो गोया आप एक एक दफा फिर हमें ये बता रहे हैं कि ये जो अफवाहें या खबरनवा अफवाहें हैं, ये भी खेल बच्चों का है, ये कोई दीदा बीना नहीं है, और वो नादान और नाबालिग मुशीर जो हैं एक दफा फिर मरवाने पर तुले हुए हैं। तो असल बात ये है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो नाज़रीन, ये है असल पस मंज़र इन दोनों खबरों का। जो पहली खबर जो बिलावल भुट्टो जरदारी आए, वो इस इत्तला पर उन्होंने ये रिएक्ट करना ज़रूरी समझा कि गवर्नमेंट एक चालाकी करना चाहती है, जो एक इजलास बुलाना उस पे बाइंडिंग है, उसे आइन की एक और दफ़ा की आड़ लेकर चालाकी से उसको खींचना चाहती है। और दूसरा मामला ये है कि ये फेक न्यूज़ का मामला है। दरअसल हुकूमत इस मामले में भी आग से खेल रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो आपके सामने हमने अकाउंट पेश किया है, ये बिल्कुल एक नया है और हकीकी सूरत हाल यही है। बाकी इस सिलसिले में जो सामने बातें आ रही हैं, वो या ख्याल आराई है, या वो रंगबाजी है, या ऐसी ही कोई चीज़ होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।